प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे प्रदेश में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या चुनाव पे हावी हो सकते हैं। ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप शर्मा जी, रमेश पांडे जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जनता का रुझान क्या हो सकता है, जनता क्या सोचती है, जनता किस तरह से समझने का प्रयास कर रही होगी। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रमेश पांडे जी, मैं आपके पास आऊँगा। वर्तमान में जो हालात पर बदलते दिखते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रह रहे हैं, इन परिप्रेक्ष्य पे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वर्तमान में पीएससी भर्ती एक बड़ा मामला है। इन पीएससी भर्ती की लगातार चर्चा हो रही है, मीडिया पे भी चर्चा हो रही है और लगातार बच्चे भी, छात्र, अभ्यर्थी भी चर्चा करते रहते हैं। ये पीएससी भर्ती मामला को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों से नमस्कार करूंगा। और छत्तीसगढ़ में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का मुद्दा एक छाया हुआ है, सीजीपीएससी का जी, वो एक गंभीर मुद्दा है। सरकार को उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। हालांकि सरकार अपनी बात पे कह रही हमने कुछ गलत नहीं किया है और कोई भी शिकायत आए तो मैं उस पर जांच कराऊंगा, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि पब्लिक की तरफ से या जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं उसमें एक साफ नजरिया दिख रहा है कि जो आंसर शीट बच्चों को दी गई है, जो उसकी कॉपी, उसमें जिस तरह से मूल्यांकन किया गया है वो बहुत गलत तरीके से किया गया है। उस मूल्यांकन के बारे में ना तो कोई अधिकारी स्पष्टीकरण देता है, ना सरकार स्पष्टीकरण देती है। और जब उस मामले को कोर्ट ले जाया गया, हाई कोर्ट ले जाया गया, तो हाई कोर्ट ने उसमें 13 लोगों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। ये गंभीर सवाल है। सरकार को निश्चित रूप से इसको स्पष्ट करना चाहिए चुनाव से पहले, नहीं तो चुनाव में इसका नुकसान देखने को मिलता है। जी, चुनाव पे इसमें नुकसान हो सकता है सरकार को। अब इसी मामले को मैं प्रदीप शर्मा जी के पास भी जाऊंगा। इस पूरे मामले को वो किस तरह से देख रहे हैं? प्रदीप जी, देखिए, पीएससी का जो मुद्दा है वर्तमान में लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हर जिले, हर मुख्यालय में प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं। इसके दो कारण हैं। पहले तो कोरोना काल में लंबे समय तक भर्तियाँ नहीं हुई। दूसरा, पीएससी की जो भी भर्तियाँ हो रही हैं उनमें कुछ भर्तियाँ तो पिछले रमन सिंह सरकार के कार्यकाल की भी हैं, है ना, जिसके रिजल्ट अब जाके घोषित हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पीएससी को किस वजह से टारगेट किया गया। ठीक है, मैं इसकी सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ, पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में किसी अफसरशाही को अध्यक्ष बनाना, यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है जिसके अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो किसी आयोग में रह चुका हो, कोई रिटायर्ड जज हो या बहुत सीनियर अधिकारी है, जो वास्तव में पीएससी के जो मापदंड हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के, उसके मापदंड के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन करे, किसी तरह का विवाद ना हो, कोई आंसर शीट का सवाल न पैदा हो और न ही किसी को कोर्ट जाने की नौबत आए। तो सरकार को देखना चाहिए कि जब वो पीएससी के किसी का अध्यक्ष नॉमिनेट करती है तो किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करे जो कम से कम जुडिशियल पावर में रह चुका हो, आयोग में रह चुका हो या बहुत वरिष्ठ सीनियर हो। किसी भी व्यक्ति को अगर आप योजना आयोग के अध्यक्ष बना देंगे तो आप उनसे पारदर्शिता की माने अपेक्षा नहीं कर सकते, और वही हुआ है। इन विवादों की मेन वजह वही है। बिल्कुल, पीएससी मामले में जो जिस तरह से विवाद की बात आ रही है, इस विवाद पे बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से विश्लेषण हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने किया है। इससे बेहद ही जनता को समझने में, जनता को आसान तरीके से समझने में इस मामले को सुविधा मिलेगी। अब हम दूसरे मामले की ओर चलते हैं। ये बड़ा मामला रहा है सरकार का कि जब सत्ता में आने के पहले सरकार ने धान का मामला रखा था और धान का, शराब का, इन प्रमुख बिंदुओं पे सरकार 2018 में कांग्रेस की बनी थी। तो जो धान खरीदी का जो मामला है, इस पे लगातार अभी आवाज़ उठती रही है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री ने भी सरकार पर आरोप लगाया था कि धान खरीदी के मामले पे लगातार भूपेश बघेल जो आरोप लगाते रहते हैं, सारे के सारे आरोप झूठे हैं। इस पर क्या कहेंगे पांडे जी? देखिए, धान खरीदी पर एक स्पष्टीकरण सरकार को भी रखना चाहिए और विपक्ष को भी रखना चाहिए। पब्लिक को, खास करके किसानों को ये समझना चाहिए कि धान खरीदी आखिर है क्या, वो पूरा उसका बेसिक्स क्या है। जो मैं जानता हूँ, जहाँ तक जो सरकारी एक तंत्र की व्यवस्था है, उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए धान खरीदी के लिए नोडल एजेंसी का काम करती है।
एमएसपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। एमएसपी का जो निर्धारण होता है उसका जो मूल्य आता है उसके मूल्य की अदायगी भी केंद्र सरकार ही करती है। राज्य सरकार उसके एजेंसी के रूप में काम करती है। तो जैसा कि ये आरोप लगाया जा रहा है और जो बातें रखी जा रही है, एक पक्ष कह रहा है कि धान मैं खरीदता हूँ, दूसरा पक्ष कह रहा है कि धान मैं खरीदता हूँ, और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि वो एक दूसरे के प्रति झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों का रवैया गलत है। न तो केंद्र सरकार धान खरीदती है, न तो राज्य सरकार धान खरीदती है। धान दोनों पक्ष मिल करके खरीदते हैं। केंद्र सरकार उसका पैसा देती है और राज्य सरकार एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इस चीज को किसानों को, दोनों लोगों को बताना चाहिए, लेकिन दोनों आधी आधी बात बताते हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक गलत बात है। और निश्चित रूप से जैसा कि किसान अब बहुत समझदार हो गया है, उस तरह से बेवकूफ बनने के चक्कर में नहीं आएगा। वो समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सच बोल रहा है। एक बड़ा मामला अभी हाल में सामने आया, जैसे कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने उस दिन कहा कि 1 क्विंटल धान से 57 केजी चावल तैयार होता है। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में तैयार हो रहा है उसमें मात्रा में कम हो रहा है। तो आखिर ये गड़बड़ी का डिफरेंस कहाँ जा रहा है? देखिए, इस तरह से एक उन्होंने बड़ा आवाज उस दिन। मैं एक बात साफ कर दूं, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बात है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जैसा आजकल ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है और जलवायु परिवर्तन की समस्या है, कहीं बारिश हो रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं रसायन में मिलावट की बात आ जा रही है, कहीं बीज में मिलावट की बात आ रही है। तो पूरे देश में ग्लोबल तरीके से उत्पादन में गिरावट आई है, क्योंकि खेती का रकबा भी कम हो रहा है, खेती के प्रति लोगों का रुझान भी कम हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है कि यहाँ उत्पादन में बढ़ोतरी हो जा रही है? ये एक बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात, जो छत्तीसगढ़ के सरकारी आंकड़े हैं, जो विभाग के आंकड़े हैं, विभाग के आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन गिर रहा है और सरकार के कुछ लोग बताते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है। ये बात भी थोड़ा सा औचित्यहीन नजर आती है। अच्छा, दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार पत्र लिखे जाते हैं। तो पत्र लिखना अच्छी बात है, मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं, उनको लिखना भी चाहिए, लेकिन उस पत्र के साथ वो संबंधित विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं उसका पत्र नहीं लगाते कि इनकी ये रिपोर्ट है, इस आधार पे मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। वो मनमाना पत्र लिखते हैं, अपना ही पत्र लिखते हैं, उसमें आंकड़े भी अपने डाल देते हैं। तो ये भी थोड़ा विश्वसनीय नहीं है। इस पर भी उनको कम से कम जो विभाग का संबंधित अधिकारी है उसके जो डाटाज है, उसके जो रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे वो एक सप्लीमेंट्री पत्र लिखे, समझ में आती है बात कि इन्होंने ये पत्र लिखा है, इस पे हमको ये चाहिए। तो ये भी एक स्पष्ट उनको करना चाहिए, इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। धान खरीदी मामले पे जिस तरह से दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, इससे कहीं न कहीं जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम प्रदीप शर्मा जी के पास लेंगे। प्रदीप शर्मा जी, ये धान खरीदी के मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसा कि अभी रमेश जी ने कहा कि उत्पादन घट रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है। यही नहीं, पूरी माने यूनिवर्स यही बात है, सभी देशों में ऐसा हो रहा है। अमेरिका जैसे और ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह में तो सूखा पड़ना शुरू हो गया है। इंडिया उसकी बनस्पत तो ही बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि परसेंटेज चावल जो होता है, मिलिंग के बाद चावल की जो परसेंटेज की बात आ रही है, केंद्रीय मंत्री कहते हैं इतना परसेंट आना चाहिए, राज्य सरकार कहती है इतना परसेंट कम आ रहा है। तो ये बीच का धान आके चावल कहाँ जा रहा है? तो मैं कहना चाहूँगा इसको, जब तक उन्होंने ठीक कहा है कि जब तक विभागीय अधिकारी के जो आंकड़े हैं वो, और राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री महोदय जो भी है विभागीय मंत्री, वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें उन आंकड़ों का उल्लेख होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देश की अलग अलग जगह में धान की अलग अलग किस्में बोई जाती है। हमारे यहाँ 2023 को आप छोड़ दें तो पिछले मानसून सीजन ले लें या उससे पहले का मानसून सीजन ले लें तो बरसात कम हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में ये परिपाटी थी, उसको छत्तीसगढ़ में लोकल माने अर्ली वैरायटी के जो धान होते हैं उसको हरहुना धान बोलते हैं। हम लोग हरहुना धान बोना शुरू कर दिए थे। वो कुछ मोटा था और उसमें टूट ज़्यादा आती थी। तो आप उसको राइस मिलिंग में जब भी आप मिलिंग करेंगे धान को तो उसमें टूट ज़्यादा आती है, पर उस पर चावल चावल कम निकलता है।
तो वो पिछले दफे सरकार ने कहा था कि जो हमारे पास टूट के चावल है उसको हम दूसरे ढंग से यूटिलाइज करेंगे। जैसे जंगली हाथियों के लिए आपको याद होगा कि हम इन चावल और भूसे को जंगली हाथियों को प्रोड्यूस करेंगे और फॉरेस्ट विभाग को बेचेंगे ताकि सरकार का पैसा भी वापस आ जाए और जानवरों को खाना भी मिले। तो टूट की मुख्य वजह यह है कि धान की वैरायटी को भी मैं मानता हूँ कि जो वैरायटी यहाँ बोई जाती है छत्तीसगढ़ में उसमें टूट ज़्यादा निकलती है। और रही बात केंद्र और राज्य सरकार के सहभागिता की बात, तो ये तय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है केंद्र सरकार घोषित करती है। आप उसको सब्सिडी में ले लें या केंद्र की तरफ से उनकी वो ले लें, क्या बोलते हैं, सहभागिता ले लें, या केंद्र सरकार की तरफ से दिया हुआ मत समझ लें, जो भी ले लें। अभी जो फिलहाल जो रेट चल रहे हैं 2600 के आसपास चल रहे हैं धान के, उसमें से 600 कुछ रुपए राज्य सरकार की जेब से जाते हैं खाते से, शेष पैसा केंद्र के द्वारा वहन किया जाता है। इसी बात को लेकर दोनों दलों में तनातनी चल रही है, खासकर इलेक्शन के समय में। और चूंकि किसान से संबंधित मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए जरूरी है कि स्पष्ट रूप से जनता को बताया जाए, किसानों को बताया जाए और सारी विरोधाभासों को दूर करते हुए किसान के हित में जो बात हो वो करना छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा। जी, छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा, किसान के हित में निर्णय लिए जाएं। पांडे जी भाई, इस धान खरीदी के मुद्दा को यही खत्म नहीं करते हुए आगे इसी पे मुद्दे पे बढ़ते हैं कि लगातार भूपेश बघेल जी पत्र लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखते हैं कि हम इतना धान देंगे, इतना धान आपको उपलब्ध कराएंगे, इतना बेचेंगे, आपको इतना देंगे। लगातार धान का मामला पत्र के माध्यम से लिखते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के साथ जो MOU हुआ होता है, उस MOU के साथ लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों के पास जितनी भी धान होगी उन दाने के दाने दाने वो केंद्र सरकार खरीदने को तैयार है, जिसके बारे में पीयूष गोयल जी ने भी उल्लेख किया है और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने दौरे के दौरान उल्लेख किया है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार अगर जितना भी धान देगी उतना धान चाहे आज की तिथि पे पुराने ईयर के साथ में देना चाहे तब भी वो खरीदने को तैयार है और नए साल में भी जितना भी वो देना चाहेंगे उतना वो खरीदने को तैयार हैं। फिर उन्होंने पत्र के माध्यम से ये भी CM ने केंद्र को लिखा है कि हम इतना धान देंगे और इतना धान देंगे। पहले तो उन्होंने 63 लाख टन का पत्र लिखा था कि हम इस नए सत्र में सितंबर तक का जो उनका सत्र होता है उसमें 63 लाख टन धान देंगे। फिर बाद में उन्होंने ही पत्र लिख के यह कहा कि हम 53 लाख टन देंगे। फिर आरोप लगाते हैं कि हमारी धान की खरीदी, केंद्र धान हमारी चावल लेती नहीं है करके। तो इस तरह की जो विरोधाभास की स्थितियां हैं आखिर में वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये सब तो राजनीतिक नफा नुकसान की बातें हैं। खास करके सरकार को या मुख्यमंत्री को जब ये बोलना है कि ये हमारी चीजें नहीं दे रहे हैं या केंद्र सरकार हमारी चीजों को नहीं दे रहा है या धान नहीं दे रहा है, ये विषय डिपार्टमेंट का है जो धान का संग्रहण करता है, धान को चावल को कलेक्ट करके जब केंद्र सरकार को देता है तो ये उसका विषय है। क्योंकि उसका पूरा सिस्टम जो खरीदी का है, केंद्र सरकार पहले राज्य सरकारों से पूछती है कि आप हमको कितना धान देंगे। फिर जब आप अपना डाटा भेज देते हैं तो उसके लगभग स्वरूप में समानांतर वो व्यवस्थाएं करते हैं। उतने आपको बोरे देते हैं, उतने फंडिंग की व्यवस्था करते हैं। फिर आपसे एक समय निर्धारित करते हैं कि इतने समय तक आप हमको चावल दीजिए, उपलब्ध कराइए। और उस चावल के अगेंस्ट जैसे ही आप चावल देंगे उसका पैसा भी 1 हफ्ते के अंदर वो दे देते हैं। अब दोनों स्थितियां यहाँ गड़बड़ है। राज्य सरकार यानी राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारा चावल नहीं ले रही है और केंद्र सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं 100% धान लेने को तैयार हूँ। ये तो दोनों लोगों के कहने का मुद्दा होगा। लेकिन जो 2019 में MOU हुआ केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी और राज्य सरकार की नोडल एजेंसी के बीच, उस MOU में पैरा 17 में स्पष्ट है कि अगर राज्य सरकार को किसी भी परिस्थिति के अनुसार चावल की कमी पड़ गई, उनको अपने लोकल जो स्कीम्स चलाते हैं, तो केंद्र सरकार उसकी पूर्ति करेगी। अगर राज्य सरकार के पास जो टारगेट उन्होंने दिया है उससे ज्यादा का उत्पादन हो गया तो उसको केंद्र सरकार खरीदेगी। इसमें कहने सुनने का किसी की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो अनावश्यक की बातें हैं, इस बातों का कोई भी ये अगर कहा जाए तो ये जनता को भ्रमित करने के सिवा और कोई इसमें मुद्दा नहीं है। ये जनता को आपस में जनता को समझना चाहिए, ये चुनावी मुद्दे हैं, बात प्रतिवाद का कोई इस पे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये तो हालांकि जनता को समझना पड़ेगा। अब इसी मामले पे मैं प्रदीप शर्मा जी के पास पहुंचूंगा
कि जिस तरह से ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है या इसमें कुछ तथ्यात्मक कुछ है, इस पे होना चाहिए चर्चा? देखिए, मुद्दा तो चुनावी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रदेश है, क्योंकि ये यहाँ का मैंने छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स का मेन बैकबोन है ये किसान। कोरोना काल में भी आप देखे होंगे, कोरोना काल नहीं, आप किसी भी काल में पहले देख लेंगे, अक्सर दशहरा दिवाली में जिस तरह मार्केट में बूम आता है, लोग खरीदी करते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उससे सराफा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, सारे सेक्टर में अच्छी खरीदारी होती है। तो इस पे राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसानों का मुद्दा है। अब सरकार है वो राजनीति कर रही है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, तो हर चुनाव में होता है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि आप राजनीति अपनी जगह करें, जनता के हित को पहले देखें और धान खरीदी जिस हिसाब से चल रही है उसको कंटिन्यू रखें और किसानों को जो अधिकतम लाभ है वो दें। और रह की बात राजनीति की, तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इसका फायदा राजनीतिक दलों को होता है। ठीक है, जरूरत इस बात की कि इसका फायदा किसानों को हो। अगर कहीं बीच में कहीं किसी कड़ी में कोई कमी है, चाहे केंद्र में या राज्य में, तो दोनों मिलकर उसको दूर करें। ठीक है, और किसानों की धान की खरीदी 100% होनी चाहिए, ये हमारे प्रदेश के हित में है। लोगों को लाभ मिलनी चाहिए, किसानों को लाभ मिलनी चाहिए, किसान हित को सर्वोपरि रखना चाहिए, जैसा कि बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक बिजली उत्पादन राज्य है, बावजूद यहाँ पे बिजली कटौती कई बार मुद्दे होते हैं, कई बार हाफ बिजली बिल, कई बार पूर्ण रूपेण बिजली के बिल में माफ़ करने की माफ़ी की बात आती है। जैसे कि अभी केजरीवाल सरकार अभी चुनाव लड़ने जा रही है, उनका भी जो घोषणा पत्र सामने आया है, और पिछले जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले टाइम कहा था कि हाफ बिजली बिल, उसके बाद लगातार 2 बार अभी बिजली बिल बढ़ाने का जो सामने आया, मुद्दा सामने आया, तो इसको आखिर किस तरह से देखेंगे? देखिए, जो बिजली आज प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता बन चुकी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू परिवेश हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, या इकोनॉमिक क्षेत्र हो, या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सभी एक दूसरे के समन्वय से जुड़ा हुआ है और ये मौलिक आवश्यकता है। और सभी सरकारों का नैतिक दायित्व होना चाहिए कि बिजली की उपलब्धता न्यूनतम लाभ पर और कम से कम चार्जेज पर पब्लिक को उपलब्ध होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ तो उसमें बहुत सौभाग्यशाली रहा कि यहाँ पे बहुत, मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से जीरो पावर कट राज्य के रूप में इसकी मान्यता है। यहाँ की बिजली को दूसरे राज्यों में बेचा भी जा रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुनाई पड़ रहा है कि बहुत सारी कटौतियाँ हो रही हैं। कुछ इलाकों में बिजली की कटौती नहीं हो रही, लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। लो वोल्टेज की समस्या होने से उनकी मोटर पंप नहीं चल पाती, फसल की सिंचाई नहीं हो पाती, बहुत सारे काम नहीं हो पाते। तो सरकार को इस पे थोड़ा सा गंभीरता से सोचना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली होना चाहिए। गंभीरता से सोचना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हम प्रदीप शर्मा जी आपके पास आते हैं। बिजली का जो मुद्दा है, लगातार राजनीति होते रहती है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बिजली हाफ वाली जो बात उठी थी देश में, वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से उठाया। दिल्ली और छत्तीसगढ़ की समस्या आप देखेंगे तो अलग अलग है। दिल्ली में चूंकि कई आपके सेंट्रल उसमें आता है ट्रांसमिशन लाइन में, और दिल्ली के आसपास ऐसा आप उधर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश देख लें, पंजाब देख लें जो उससे बॉर्डर लगे हुए, राजस्थान देख लें, यूपी का नोएडा क्षेत्र देख लें, उधर बिजली की उपलब्धता पावर प्लांट नहीं है। दिल्ली की स्थिति ये है कि हर गली चौराहों में डीजल जनरेटर लगाकर बिजली का उत्पादन किया जाता था। जिस तरह आपको यहाँ गली गली में किराने की दुकान मिल जाएगी, दिल्ली में आप जाएंगे तो हर गली में आपको पावर जनरेटर मिल जाएगा। उस पावर जनरेटर से बिजली जनरेट करके लोगों तक बांटी जाती थी। तो दिल्ली के लिए पावर बहुत बड़ी समस्या थी बिजली। ठीक है, अब वहाँ उन्होंने उस मॉडल को लागू कर दिया, गारंटी कि हम बिजली बिल माफ करेंगे। अब वही गारंटी लेके आप छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली की उपलब्धता है, आप दिल्ली का मॉडल छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करते, छत्तीसगढ़ का मॉडल आप दिल्ली पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, और रह गई भाई बिजली बिल हाफ की बात, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम हाफ करेंगे। ठीक है, अच्छा किया आपने हाफ किया। ये हाफ बिजली बिल हाफ की जो योजना थी वो
बीपीएल परिवारों के लिए थी और उन गरीब किसानों के लिए थी जो सीमांत किसान थे। बड़े जोत के किसान वालों पर ये योजना लागू नहीं हुई थी। जो कम जोत के किसान हैं, जिनके पास 4 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जमीन है, उनको सिंचाई की दिक्कत ना हो, इसलिए बिजली बिल हाफ किया गया था। इसके साथ ही उद्यान की फसल को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो बिजली की उपयोगिता उसके पूरे मापदंड के अनुसार होना चाहिए। उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि हम कोई कितना भी बिजली जलाए घर में, हम उसके बिजली बिल माफ कर देंगे। सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आखिर सरकार के जो पावर प्लांट है या केंद्र के जो पावर प्लांट है, गोल्ड माइन से कोयला खरीद के लेते हैं। उनके साथ लंबा चौड़ा स्टाफ है, अरबों खरबों का, करोड़ों का बजट है उनका। तो इस तरह अगर आप बिजली बिल मुफ्त बिजली बिल कर देंगे, मैंने तो सीधे सीधे अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बिजली बिल माफ कर दूंगी, उसकी नीयत पर ही शक है। वो छत्तीसगढ़ के संसाधनों को माने लॉलीपॉप की तरह बांट कर चुनाव में अपना लाभ उठाना चाहती है। बिजली बिल हाफ नहीं, बिजली बिल न्यूनतम मूल्य पर होना चाहिए। हमारे राजनीति को लगता है न्यूनतम मूल्य की बात सही है। बिजली बिल माफ कर दूंगा का गारंटी जो है ये छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में बिजली पूरी माफ करना ये सही नहीं होगा कि जनता को न्यूनतम मूल्य पे उपलब्ध कराए। हम एक बड़े मामले पे की और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हम यूँ कह सकते हैं कि अपराध के मामले लगातार मुद्दे बनते जा रहे हैं। उसको किस तरह से देखेंगे पांडे जी? देखिए, अपराध तो आज के ज़माने में ग्लोबल हो गया है जी। हर राज्यों में अपराध की संख्या बढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में दुर्भाग्यजनक स्थिति में है जी। छत्तीसगढ़ अपराध के मामले में लगभग शून्य रहा जी, और बहुत शांत प्रदेश के रूप में इसकी गणना पूरे देश में हुआ करती थी, एक नक्सली इलाके को छोड़ दीजिए। लेकिन अभी मैदानी इलाकों में और राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से अपराध की घटनाएं और खास करके हार्डकोर क्राइम के केसेस बढ़े हैं, बैंक डकैती हो जाना और सरेआम महिलाओं को किडनैप करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना या सरेआम किसी को पीट करके मार डालना, चौराहे पर चाकू मारना, इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये चिंताजनक की बात है। और इस पर मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो राज्य सरकार के गृह मंत्री हैं, वो कुछ स्पष्ट रवैया नहीं अपनाते। उनका कोई कड़ा रुख भी इस पर देखने को नहीं मिलता है जी। प्रदीप शर्मा जी, हम आपके पास भी इसी मुद्दे पर लौटेंगे कि ये जो अपराध का मामला लगातार सामने आया है प्रदेश में, कुछ अभी हाल में ही जो बड़े अपराध हुए हैं, कहीं ना कहीं एक बार सोचने के लिए लोगों को विवश कर देता है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। किस तरह से देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जिस ढंग से विकास हो रहा है, कई मामले, एक आध दो आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप महादेव ऐप की बात ले लीजिए, जिसके हैंडलर दुबई से पकड़ाते हैं, इनके मेन बॉस जो है बॉम्बे से पकड़ाते हैं, ठीक है। शराब घोटाला ले लीजिए और बॉम्बे से पकड़ाते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको चरस का मामला ले लीजिए, जो आपका टाटीबंद से पकड़ाया है। वो चरस जो है पंजाब से लाई गई थी, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग करके उसको लाई गई थी, पाकिस्तान की सीमा पार करके छत्तीसगढ़ तक पहुंचा। अभी चरस पकड़ाया है कल। तो ये जो हमारी पीढ़ी जो नशे के गुलाम होती जा रही है ना, ये भी एक अपराध का बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात यह है कि वो जो पीढ़ी नशे में गुमराह हो रही है, वो सीधे सीधे किसी रोजगार से जुड़ी हुई नहीं है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ। इससे पहले आपके देवनगर थाने में चाकूबाजी हुई थी, मोबाइल का लूट हुआ, मोबाइल लूटने की घटना हुई थी। और रायपुर की ही बात करने पहले तो डीजीपी के निर्देश पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी एसपी या पुलिस का जो भी सीनियर अफसर है, माइक 1, माइक 2, माइक 3, अगर वो 6 बजे के बाद अपने कार्यालय में नजर आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको फील्ड में होना चाहिए। कुछ दिन तक सख्ती देखी पुलिस की, काफ़ी लोग पकड़े गए, कुछ दिन तक अपराध भी रुका। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी चुनाव के समय में पूरे चुनाव आयोग ने सख्ती कर दिया कि अगर शराब की स्मगलिंग हुई, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई, तो पुलिस अफसर उसके लिए जिम्मेदार होंगे। चेतावनी दे दीजिए, पुलिस का कोई भी अफसर हो उसको बदल देंगे, हम उसका फैसला करेंगे कौन अधिकारी वहाँ बैठेगा। उसका असर आप देख रहे हैं, आए दिन रोज गिरफ्तारी हो रही है।
हर दिन आपको शराब पकड़ी जा रही है, हर दिन जुआनी पकड़े जा रहे हैं, हर दिन ड्रग पकड़ी जा रही है, हर दिन चाकूबाज पकड़े जा रहे हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था साल भर 5 साल आप लागू नहीं की जा सकती? जरूर सीधी चीज़ ये बात है कि पुलिस का वो मोरल नहीं है जो पब्लिक के लिए होना चाहिए। इसके लिए ना तो आप ये तरह से पुलिस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और ना ही जो हमारे पुलिस के जो विभागीय मंत्री हैं या जो राजनीतिक पार्टी हैं या जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनको भी आप नहीं चला सकते। जरूरत इस बात की है कि हर आदमी ईमानदारी से अगर अपना काम करेगा तो जैसे परिणाम आज आ रहे हैं इससे बेहतर परिणाम भविष्य में आ सकते हैं। बेहतर परिणाम आ सकते हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, राजनेता और आम आदमी अपनी जिम्मेदारियां अगर समझ ले तो ऐसे मुद्दे, ऐसे अपराधों से लड़ा जा सकता है, आसानी से लड़ा जा सकता है, अपराध को कम किया जा सकता है। जब ये विधानसभा चुनाव नज़दीक है तभी हमें इस पर गंभीरता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है 5 साल तक के अपनी लाइफ को कंटिन्यू सुरक्षित रखने के लिए, कंटिन्यू हम जागरूक बने रखें। इसी तरह की तमाम खबरें हम फिर लेकर आते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। लाइव खबर 24/7 में बने रहें।